हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है इंडेक्स नंबर। अराउंड ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। और इंडेक्स नंबर के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अधिकतर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बुक में से ही आए, जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दे रखे ना वही आए एग्जाम, ठीक है। हाँ, बाकियों में बाहर से भी आते क्वेश्चन, इसमें अधिकतर बार बुक से ही आया क्वेश्चन जो तुम्हारे बुक में दे रखे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडेक्स नंबर को लेके। तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। अच्छे से इसके क्वेश्चन करना बुक के। इंडेक्स नंबर तो छोड़ के जाना है, सोचना ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। इतना कोई टिपिकल नहीं है जो दुख देगा अपन। चलो, चैप्टर के बारे में जान लिया, कितना प्यारा है ये भी जान लिया। इससे पता चल जाएगा चैप्टर प्यारा है तो प्यार हो जाएगा इससे। आओ बेटा शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के अंदर इंडेक्स नंबर का पहले मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। इंडेक्स नंबर का काम है अपन को रिलेशन बताना, चेंजेस बताना, चेंजेस, ठीक है। इंडेक्स नंबर हमें रिलेटिव चेंजेस बताता है, रिलेटिव चेंजेस, ठीक है। चेंजेस तो बताता है अपन को, रिलेटिव चेंज बताता है। क्या मतलब है रिलेटिव चेंज का, वही बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर हमें रिलेटिव चेंज बताता है पीरियड टू पीरियड या प्लेस टू प्लेस, ठीक है। टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल के प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, तो प्राइस के अपन को चेंजेस बताएगा कि प्राइस में चेंजेस क्या आ रहा है। इससे हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता पड़ता है। किसके बारे में? इन्फ्लेशन के बारे में। तो प्राइस इंडेक्स नंबर अगर मैं निकालूं, मतलब मैं प्राइस के अंदर चेंजेस देखूं हर साल, ईयर टू ईयर मैं चेंजेस देखूं, तो मुझे इन्फ्लेशन का पता पड़ जाएगा। मैं ईयर टू ईयर क्वांटिटी में आने वाले चेंजेस को देखूं, क्वांटिटी में आने वाले चेंजेस को, तो मुझे कंजप्शन का पता पड़ जाएगा कि कंजप्शन लेवल बढ़ रहा है या कंजप्शन लेवल कम हो रहा है, सही है ना। प्राइस के बारे में इन्फ्लेशन का पता पड़ जाएगा, क्वांटिटी के बारे में कंजप्शन लेवल का पता पड़ जाएगा, ठीक है। और कई तरह के हर चीज़ के इंडेक्स नंबर होते हैं, हर चीज़ के निकाल सकते हो तुम। क्राइम इंडेक्स नंबर होता है जो क्राइम के बारे में बताता है कि क्राइम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, क्राइम की रेट क्या है, किस रेट से क्राइम बढ़ रहा है, हर चीज़ का इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। तुम जिसका चाहो उसका निकाल सकते हो, जीडीपी का निकाल सकते हो, उससे पता पड़ जाएगा कि अपनी कंट्री की जीडीपी बढ़ती जा रही है या बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, कभी ज़्यादा कभी है। तो रेट बताता है, रेट बढ़ने और कम होने की रेट, ठीक है। कितने परसेंट जीडीपी बढ़ रही है, कितने परसेंट कम हो रही है। अब मैंने तुम्हें कहा कि इंडेक्स नंबर चेंज बताता है, और चेंज भी कौन सा बताता है? रिलेटिव चेंज बताता है। कौन सा? रिलेटिव। तो क्या मतलब है तुम्हें समझाता हूँ। जैसे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, छठा साल। अब देखो प्राइस जो है, पहला साल प्राइस थी 2 रुपया, किसी कॉमोडिटी की प्राइस थी 2 रुपया, प्राइस बढ़ के हो गई 2 रुपया 20 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा, 2 रुपया 55 पैसा, 2 रुपया 80 पैसा, 2 रुपया 90 पैसा, ऐसे प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब 2 रुपया और 2.20 में कितना चेंज आया, ठीक है। कितने का? 20 पैसे का चेंज आया, 0.2 रुपीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 20 पैसे का चेंज आया। अब जो 20 पैसे का तुमने चेंज बताया, इस चेंज को बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रखी है रुपीज़ में और तुम भी चेंज बता रहे हो रुपीज़ में, इसे एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस 2 रुपया नहीं है, $2 है, डॉलर, ठीक है, तो तुम मुझे बोलते कि $0.2 का चेंज आ रहा है, समझ गए? यही बोलते ना, $0.2 का चेंज आ रहा है अगर डॉलर में होता तो। इसका मतलब रुपीज़ में दी हुई इन्फॉर्मेशन का रुपीज़ में चेंज निकालना, डॉलर में दी हुई इन्फॉर्मेशन का चेंज डॉलर में निकालना, इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। कौन सा? एब्सोल्यूट। एक होता है रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज में हम किसका यूज़ करते हैं? परसेंटेज वगैरह का यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट होता है परसेंटेज का यूज़ करते हैं। मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि 2.2 का कितना परसेंट होता है? 2.2 का कितना परसेंट होता है? तो हमें पता पड़ा 110% आया। तो हम बोलेंगे कि प्राइस में चेंज होकर
100 से 110 हो गई, यानी कितने परसेंट का चेंज आया? जिसको अभी तक तुम 0.2 बोल रहे थे, 0.2 रुपीज़ बोल रहे थे, अब उसको अपन परसेंटेज में क्या बोलेंगे? कितने परसेंट चेंज आया? 10% का चेंज। ठीक है, इसे रिलेटिव चेंज बोलते हैं और ये एब्सोल्यूट चेंज होता है। समझ में आया बात? इंडेक्स नंबर तुम्हें क्या बताएगा? रिलेटिव चेंज बताएगा। क्यों बताएगा? एब्सोल्यूट क्यों नहीं बता रहा, रिलेटिव क्यों बता रहा है? ठीक है, अब मैं तो समझाता हूँ रिलेटिव क्यों बता रहा है। पहले यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चल रहा है बेटा वीडियो? हाँ, अच्छा है। और तो तुम्हारा फेवरेट मोबाइल ना बेटा, हरकतें तो करेगा ही सही। तो रिलेटिव चेंज और एब्सोल्यूट चेंज समझ में आएगा क्या होता है? अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक प्रोडक्ट की प्राइस में 20 पैसे का चेंज आया, 20 पैसे का, और एक प्रोडक्ट की प्राइस में 5 रुपये का चेंज आया। सुन रहे हो सारे? पहले सुन लो फिर लिख लेना। एक प्रोडक्ट की प्राइस में 20 पैसे का चेंज आया, एक प्रोडक्ट की प्राइस में 5 रुपये का चेंज आया। किस में ज़्यादा चेंज आया? 5 रुपये या 20 पैसा? सुनने में तो 5 रुपये लग रहा है। हाँ देखो, सुनने में तो लग रहा है 5 रुपया, लेकिन अगर मैं तुम्हें लिखकर बताऊँ 20 पैसा तो इसमें आया चेंज। अब एक प्रोडक्ट था जो 200 रुपये का था, उसकी प्राइस बढ़ के हो गई 205। अब अगर मैं निकालूँ कि 205 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, एब्सोल्यूट चेंज तो 5 रुपये का है, रिलेटिव चेंज आएगा 102.5%। अब एब्सोल्यूट तो बता रहा है कि यार 0.2 रुपीज़ का चेंज है और यहाँ तो 5 रुपये का चेंज है, तो ये बड़ा है एब्सोल्यूट के हिसाब से। लेकिन रिलेटिव हमें बताता है कि अगर 200 रुपये के हिसाब से देखा जाए 5 को 200 से कंपेयर करके, तो 2.5% ही होता है। यानी यहाँ पर जो चेंज आ रहा है 2.5% चेंज आ रहा है, 2.5। ये हटा दूँ 102, 102 तो इसका आंसर है। 5 का मतलब तो क्या हुआ? 2.5%। समझे बेटा? नई प्राइस क्या हो गई? 205 है ना, उसका परसेंटेज निकाला 205 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 बेस को लेकर। हाँ, छोटी कक्षा में पढ़ते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी पढ़े यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े? हाँ, फॉर्मूला पढ़े तुम लोग? ये डेल्टा पी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस, सॉरी चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला पढ़े। चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, यही पढ़े। यहाँ पर चेंज देखो तो 5 का है, ओरिजिनल है 200, इंटू कर दोगे 100 से, आंसर आएगा 2.5%। 2.5% सही है। अब समझो, ये जो 2.5% है ये तो चेंज है, और ये जो 102.5% है ये इंडेक्स नंबर है। समझ में आ रहा है इंडेक्स नंबर क्या है, चेंज क्या है? इंडेक्स नंबर में चेंज बताता है। कैसे बताता है? कि 200 के टाइम में इंडेक्स नंबर था 100%। अगर 200 को बेस लूँ मैं, तो बेस का इंडेक्स नंबर 100 होता है, 100 होता है, बेस का इंडेक्स नंबर 100 होता है। तो 100 से इंडेक्स नंबर बढ़ के कितना हो गया? तो कितने परसेंट चेंज आया? तो ऐसे ही माइनस करके आ जाता है। ठीक है, हाँ 100 प्लस चेंज 102 हो गया। अपन 100 प्लस चेंज नहीं करते, ठीक है, अपन न्यू माइनस ओल्ड करते, इससे चेंज आता है। ठीक है, न्यू माइनस बेस करते। चलो 2.5% समझ में आया क्या हुआ? हाँ भाई, मेरे एग्जाम्पल में 200 इसलिए मैं 200 ले रहा हूँ। हाँ, 205 के बाद अगर नई प्राइस आई 210, तो 200 को ही बेस लेना है। बेस कभी चेंज नहीं होता, याद रखना, बेस चेंज नहीं होता। बेस चेंज कर दोगे तो फिर कंपेयर करने में दिक्कत आएगी, सब कंपेयर नहीं हो पाएंगे। बेस 200 ही रहेगा हर बार। मतलब 205 किससे डिवाइड हुआ? तो 210 किससे डिवाइड होगा? 200 से ही होगा। यहाँ पर 2.2 अगर 2 से डिवाइड हुआ है तो 2.4 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से होगा, सब 2 से डिवाइड होंगे। ये बात फिक्स है और तय है कि डिवाइड तो सब किससे होंगे? 2 से। बेस ईयर कभी चेंज नहीं होता। ये जब मैं तुम्हें इंडेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा तुम्हें। बेस ईयर कभी बदल, नाम ही बेस ईयर है, ठीक है। और बेस हमेशा बेस नीचे रहता है ना, यहाँ पर, यहाँ बेस रहता है हमेशा, यहाँ हमेशा बेस रहता है, ठीक है। बेस कभी बदलता नहीं है। अगर बेस नहीं बदलेगा तभी हर चीज़ कंपेरेबल होगी। क्यों कंपेरेबल होगी?
क्योंकि तुम हर चीज़ की परसेंटेज 2 से बता रहे हो, ठीक है। तो सबकी परसेंटेज में कॉमन बात क्या होगी कि वो कैसे आई है, 2 से आई है, समझे। मतलब क्या, हाँ एक और मतलब ये कि जब इंडेक्स नंबर हम निकालते हैं, इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला, ये प्राइस इंडेक्स नंबर है, ये प्राइस दे रखी है। तो जब भी हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर का, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसे बोलते हैं करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। अब ये साल लिखा हुआ है, मान लो ये पहला साल का मतलब है 2010, इसका मतलब है 11, इसका मतलब है 12, इसका मतलब है 13, इसका मतलब है 14, इसका मतलब है 15, ठीक है। तो 2010 ये बेस ईयर है, इसका इंडेक्स नंबर होगा, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है, हमेशा। अब आया 2011, इसका इंडेक्स नंबर कैसे आएगा, 2.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। फिर आया 2012, तो करंट ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है 2012, और करंट ईयर की प्राइस क्या है 2.4। बेस ईयर तो यही है, बेस ईयर तो फिक्स हो जाता है, ये बेस ईयर तो यही रहेगा 2010, ये नहीं बदलेगा। अरे बेस ईयर जो भी बोले क्वेश्चन वो बदलेगा नहीं, ऐसे कह रहा हूँ। बेस ईयर 11 बोले, 12 बोले, 13 कोई भी बोले, बेस ईयर एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं बार बार। ये बात समझ में आई। बेस ईयर के बारे में आगे बात और पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी इतना याद रखना, अभी इतनी बात याद रखना कि बेस ईयर भी बदलेगा नहीं, उसके बारे में और बात पढ़ेंगे, पूरी कहानी आएगी। तुम लोग मुझसे अभी पूरा चैप्टर पढ़ लोगे इंट्रो में। तुम लोग क्या चाहते हो, इंट्रो में पूरा पढ़ा दूँ? ये तो मैं इंट्रो दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ इंडेक्स नंबर होता क्या है। तुम तो पूरी कहानी पूछने बैठ गए, ये कैसे आता है, वो कैसे आता है। सुन लो भाई, अभी पूछ ही रहे हो तो इतना भी डिटेल में मत जाओगे, पता पड़ा इंट्रो में खत्म, इंडेक्स नंबर में खत्म बेटा, अब नहीं है कुछ भी। आ जाओ 2012 का इंडेक्स नंबर कैसे आएगा, 2012 का इंडेक्स नंबर कैसे, फिर बोलेगी समझ में नहीं आया, कैसे आएगा बेटा, हाँ 120 आएगा, 2.4 डिवाइड बाई 2, ये 120 आया, ठीक है। ऐसे जो भी आया, जो भी आया भाड़ में जाए, आ गया। हर इंडेक्स नंबर में एक कॉमन बात, पता है कॉमन बात क्या है, सुन लो पहले, सुन लो एक मिनट सुन लो। हर इंडेक्स नंबर में कॉमन बात ये है कि 2 को लेकर आए, है ना, सबका बेस सेम है। अगर सबका बेस सेम होगा, जैसे जितने बच्चे एग्ज़ाम देके निकले तुम्हारे साथ, तो सारे बच्चों में कॉमन बात पता है क्या है, तुम सब में, तुम सब भले अलग अलग जगह पढ़े होंगे, तुम भले अलग अलग घर से बिलोंग करते होंगे, सब अलग अलग है, लेकिन तुम सब में कॉमन बात ये है कि तुम लोग कौन सा एग्जाम देके आए हो, CA फाउंडेशन। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, रिजल्ट को कंपेयर कर पाएंगे, तुम्हारा रिजल्ट कंपेरेबल होगा। लेकिन तुम समझो तुम्हारा रिजल्ट और इंटर का रिजल्ट वो कंपेरेबल नहीं होगा। मतलब तुम फाउंडेशन में लेके आए 60%, तुम्हारा भाई लेकर आया इंटर के अंदर 40% या 50%, 50 मानो, 40% फेल हो जाएगा बेचारा, ठीक है। तुम्हारा भाई लेकर आया 50 और तुम लेकर आए फाउंडेशन में मानो 70%। तुम कह रहे हो देख 70% लाया हूँ, हाँ डफर 50 लाया। वो बोलेगा इंटर में आप पास होकर दिखा दे, सिर्फ पास होना तू बस, ठीक है। 2 ग्रुप दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ हूँ, 50% लेकर आया हूँ, तू सिर्फ पास होकर दिखा देना, ठीक है। और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू, तो कंपेरेबल है क्या, नहीं। तो ये क्या होता है, जब बेस कॉमन होता है ना सबके अंदर, सब इंडेक्स नंबर निकालने में 2 को लिया होता है, सारे इंडेक्स नंबर में एक बेस को लिया होता है, तो इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, फिर कंपेरेबल हो जाते हैं। समझ में आया? तो मैंने तुम्हें बताया इंडेक्स नंबर एक ही बेस लेकर निकलता है तो कंपेरेबल होता है। इंडेक्स नंबर में क्या होता है, हम एक साल के मतलब अलग अलग साल की प्राइस को लेकर इंडेक्स नंबर निकालते हैं, तो उससे प्राइस इंडेक्स नंबर आता है, वो प्राइस में आने वाले चेंज को बताता है, मतलब वो इन्फ्लेशन को बता देगा। वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाले तो क्वांटिटी में आने वाले चेंज को बताता है, इससे हमारे पास कंजप्शन के बारे में पता पड़ जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, खुशी कर लिया खेल तमाशे, बाद में खेल लेना, हो गया? नहीं कर ले, पहले कर ले, पढ़ाई बाद में कर ले, हो गया? और कोई कला वाला आती हो, कोई आर्टिस्ट तुम्हारे अंदर उभरा पड़ा हो, तो सारी कला यहाँ निकाल लिया करो, ठीक है। पढ़ाने के टाइम पे पढ़ाई लिखाई तो हो ही जाएगी, मन से बचकानी चीज़ें। आओ बेटा आगे बढ़ते। क्या क्या
रिलेटिव मेजर के बारे में अगर अपन बात करें तो रिलेटिव मेजर क्या होता है, चेंज अपन ने देखा एब्सोल्यूट भी होता है और रिलेटिव भी होता है। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव वर्ड अपन बढ़ के आए मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ऐसे ही रेंज हुआ, क्यूडी हुआ, एमडी हुआ, एसडी हुआ, सब एब्सोल्यूट है और इन सब के कोएफिशिएंट रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर कंपेरेबल होते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसीलिए इंडेक्स नंबर क्या होता है, कोई तुमसे पूछे तो बोलना एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी चीज़ में आने वाले चेंजेस को बताता है और ऐसा बोलना कि किसी भी चीज़ में आने वाले रिलेटिव चेंज को बताता है। चेंज मत बोल। इंडेक्स नंबर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा टूल होता है, टूल स्टैटिस्टिकल टूल है ना, ये सारे मीन मीडियन मोड वगैरह ये सारे डिवाइस है, ठीक है। मीन एक डिवाइस है जो एवरेज वैल्यू बताता है, जो सेंट्रल टेंडेंसी बताता है, ठीक है। चलो, तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या बताता है, चेंज बताता है, रिलेटिव चेंज बताता है, ठीक है। किसी भी आइटम में टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड बताएगा या प्लेस टू प्लेस आने वाले चेंज को बताएगा, ठीक है। एक अपन लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने की कॉस्ट, ठीक है। जीने की कॉस्ट, जीने की, रहने की नहीं, जीने की। अभी बेटा जीने की कॉस्ट सब जगह अलग अलग होती है। मुंबई की अलग होगी कॉस्ट ऑफ लिविंग, दिल्ली की अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, वहाँ की अलग होगी, ठीक है। अब अगर परसेंटेज फॉर्म में निकाली जाए हर कॉस्ट को तो कंपेरेबल होती है। जैसे अभी कोटा की कॉस्ट आई 100% और मुंबई की आई 140%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपये में जी रहे हो कोटा में तो मुंबई में वही स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए कोटा में तुम जो ज़िंदगी गुजार रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे रहने करने का खर्चा कोटा में आ रहा है, रहने करने खाने पीने का सबका खर्चा तुम्हारा कोटा में रहने में आता है 100 रुपया। तो अगर कोटा में कोई भी खर्चा तुम्हारा 100 का आता है तो वही खर्चा मुंबई में तुम जाओगे तो 140 का है, 40 का ज़्यादा है। यानी कि कोटा में तुम्हारा 10,000 का खर्चा है, ठीक है, तो मुंबई में रहने में 14,000 का, 4,000 ज़्यादा आएगा। समझ रहे बात? इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। समझे? इंडेक्स नंबर क्या करता है, एक डिवाइस है जो रिलेटिव चेंज बताता है फ्रॉम टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। चलो अब आगे बढ़ो। ये बोल रहा है सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर के अंदर, पढ़ेंगे इसे, तो अभी क्यों पढ़ा रहे भाई। आओ यहाँ से शुरू कर। इंडेक्स नंबर आर कन्वीनियंट डिवाइस फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस फॉर रिलेटिव चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बोल लिया, बढ़ते आगे। Just as the arithmetic mean is used to represent a set of value and index number is used to represent a set of value over 2 or more time. Arithmetic mean क्या करता है? Arithmetic mean किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ का रिप्रेजेंटेटिव होता है, याद रखना। किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ का, तुम्हें वैल्यूज़ दे रखी होगी ना, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो अपन ऐसे बोलते हैं सेट ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडेक्स नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है? यूज टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ वैल्यूज ओवर 2 और मोर डिफरेंट पीरियड और लोकेलिटीज। ये अलग अलग पीरियड की सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग पीरियड की सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक डिवाइस जो अपन यूज़ करते हैं, यूज़ इन ऑल मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में तुम्हें मेथड पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग मेथड पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अलग अलग जब तुम मेथड पढ़ोगे ना इंडेक्स नंबर में, तो जो बेसिक डिवाइस अपन यूज़ करेंगे, बेसिक डिवाइस यूज़ करेंगे, वो क्या होगा? टू एवरेज द रिलेटिव चेंज इन आइदर क्वांटिटीज और प्राइस सिंस रिलेटिव आर कंपेरेबल। ऐसे बोलता है कि इंडेक्स नंबर का तुम कोई सा ही मेथड पढ़ लो, उसमें तुम क्या पढ़ोगे? मेथड के अंदर जो बेसिक डिवाइस का तुम यूज़ करोगे, हर मेथड में यूज़ करोगे, हर मेथड में, वो है एवरेज, टू एवरेज द रिलेटिव चेंज इन आइदर क्वांटिटीज और प्राइस।
तुम किसी भी चीज़ को एवरेज करके निकालोगे, एवरेज करके पढ़ोगे। क्या मतलब एवरेज करने का, वो समझाता हूँ मैं, एवरेज वाली बात समझा। जैसे इसने बोल रखा है फॉर एग्जाम्पल, इफ वीट प्रोडक्शन हैज गॉन अप 110%, अगर वीट का प्रोडक्शन 110% बढ़ा, क्या बोल रहा है, वीट प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, 110% बढ़ा, और कॉटन का प्रोडक्शन 105% बढ़ा, ठीक, तो ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, ऑन एन एवरेज अपना प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, इकोनॉमी का प्रोडक्शन कितना बढ़ा पिछले साल के कंपेयर में, ऑन एन एवरेज निकाले तो ये तो दोनों के अलग अलग प्रोडक्शन दे रखे, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों फिगर को ऐड करेंगे, 110 प्लस 105 तो ये हो जाएगा 215, ठीक है, और 215 का एवरेज करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 107.5। यानी कि तुम ऐसे, कोई तुमसे पूछेगा कि पिछले साल के कंपेयर में भारत में इस साल प्रोडक्शन कितना बढ़ा, अपन ने इस साल कितना प्रोडक्शन ज़्यादा किया, ठीक है, तो तुम बोलोगे प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 160.5%, यानी प्रोडक्शन बढ़ा 7.5%, मतलब अगर पहले 100 था तो अभी हो गया 107, यानी 7.5% से बढ़ा। तो ये बात समझ में आ रही है तुम्हें जो बोला, कोई डाउट, कहीं जाना है क्या बेटा, नहीं, तो प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 107.5, प्रोडक्शन 110 से बढ़ के हो गया, सॉरी प्रोडक्शन 100 से बढ़ के हो गया 107, तो कोई अपन से पूछेगा प्रोडक्शन कितना बढ़ा, तो जिसका भी प्रोडक्शन बढ़ा है उस सबके इंडेक्स नंबर को अपन एवरेज करके बताएं। जैसे अपन ऐसे नहीं बोलेंगे प्रोडक्शन याद है कितना बढ़ा, देख वीट का इतना बड़ा, कॉटन का इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, बोला छोड़ना यार रेंज। कोई तुमसे बोला तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, देख इसमें इतने नंबर आया, इसमें इतने, अकाउंट्स में इतने, इको में इतने, बिजनेस में इतने, इसमें इतने, ऐसे बताएंगे क्या बताना तुम उसको, परसेंटेज क्या होता है, तुम्हारे रिजल्ट का एवरेज, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर के अंदर भी अपन ऐसे ही करते हैं। अगर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, मान लो एक ही प्रोडक्ट सिर्फ वीट, बस वीट की प्राइस का इंडेक्स नंबर निकाला जा रहा है हर साल, तो कुछ करना ही नहीं। मान लो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, कौन सा है, वीट, ठीक है, और उसकी प्राइस का इंडेक्स नंबर निकाला, बोला है कि भाई वीट की प्राइस 110% हो गई, फिर अगले साल 120 हो गई, फिर अगले साल 125 हो गई, फिर 130 हो गई, फिर 132 हो गई, फिर 140 हो गई, बस वीट, तो उसमें एवरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो परसेंटेज बता रहा हूँ वही क्या बन जाएंगे, हर साल के इंडेक्स नंबर। लेकिन अगर तुम समझो हर साल की एक से ज़्यादा परसेंटेज होगी, हाँ, तो फिर अपन क्या करेंगे, एक से ज़्यादा परसेंटेज को एवरेज करके उसको एक बनाकर इंडेक्स नंबर बताएंगे। ये बात समझ में आई? तो अपन ऐसे बोलेंगे, कोई अपन से पूछेगा प्रोडक्शन कितना बढ़ा, तो प्रोडक्शन में तो कई प्रोडक्ट के प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट की बात करेगा तो दिक्कत ही नहीं है, उसका परसेंटेज ही इंडेक्स नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन के अंदर कई सारे प्रोडक्ट है तो अपन हर प्रोडक्ट के परसेंटेज को एवरेज करेंगे, तब जाकर के आएगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल वीट का प्रोडक्शन बढ़ा 110 और कॉटन का बढ़ा 105, तो 110 और 105 का अपन ने एवरेज निकाला। तो अपन किसी को भी ये बोलेंगे कि भाई पिछले साल के कंपेयर में इस साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है 107.5%, 107.5%। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का? तो ये कह रहा है बेसिक डिवाइस यूज इन ऑल मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर, वो क्या है बेसिक डिवाइस, टू एवरेज द रिलेटिव चेंज इन आइदर क्वांटिटी और प्राइस सिंस रिलेटिव आर कंपेरेबल, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबको एवरेज कर देते हैं, एवरेज करते हैं किसको, रिलेटिव चेंज को, यानी कि परसेंटेज को, इसको रिलेटिव चेंज बोलते हैं, इसको रिलेटिव चेंज बोलते हैं, इसको रिलेटिव चेंज बोलते हैं, इनका एवरेज करते हैं, ठीक है, समझ गए, एवरेज द रिलेटिव चेंज, ये है रिलेटिव चेंज और इनका एवरेज कर देते हैं, ठीक है। अब ये बताया चेंज के बारे में, बताया चेंज या तो क्या हो सकता है, चेंज या तो क्वांटिटी में हो सकता है या, ठीक है, रिलेटिव तो परसेंटेज में ही होगा हमेशा, अरे रिलेटिव किस में होगा, परसेंटेज में ही होगा। तो चेंज भले ही क्वांटिटी में आए या प्राइस में आए, जब वो रिलेटिव बनेगा तो किस में आ जाएगा, वो समझ में आती है बात? कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं? फिर बोलता है क्योंकि रिलेटिव, इसलिए रिलेटिव बनाते हैं क्योंकि रिलेटिव क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं। फिर बोलता है एंड कैन बी एडेड इवन दो द डेटा फ्रॉम विच दे आर ड्राइव कैन नॉट देमसेल्फ बी एडेड, और वो चेंज ऐड भी हो सकते हैं। क्या मैंने एवरेज निकालने के लिए इन दोनों को ऐड किया, तो क्या ये ऐड हो पाए, 110 और 105 ऐड हो पाए? हाँ, हो पाए।
हो पाए ना ऐड? क्या 50 लीटर या कपड़ा है, कपड़ा 50 मीटर कपड़ा है, 50 मीटर कपड़ा है, ठीक है, और 100 किलो वीट है, तो कितना हुआ? 50 और 100 ऐड हो गए 150 मीटर किलो। नहीं होगा ऐड? नहीं होगा ऐड, है ना? नहीं होगा। लेकिन इनका इंडेक्स नंबर, ये क्लॉथ है और ये वीट है, इनका इंडेक्स नंबर तो परसेंटेज में आएगा, आएगा ना परसेंटेज में। अब परसेंटेज में मान लो आया 110 और 105, ये आया परसेंटेज मान लो, तो क्या ये ऐड हो जाएगा? हाँ, ये बन जाएगा 215, इसका एवरेज भी निकल जाएगा। डिवाइड बाई 2 करोगे तो एवरेज आ जाएगा। ये तो ऐड ही नहीं होगा, एवरेज से बहुत दूर की बात रह गई। ये तो ऐड ही नहीं होगा, एवरेज से बहुत दूर की बात रह गई, ठीक है। तो भले ऐसा डेटा हो। अब मेरे को बताओ, क्या कपड़ा और वीट इन दोनों की क्वांटिटी ऐड हो सकती है? नहीं। लेकिन इन दोनों की क्वांटिटी को परसेंटेज में लेकर आए तो वो ऐड हो सकता है। अब ये लाइन का मतलब समझ में आता है? रिलेटिव्स आर कंपेरेबल एंड कैन बी एडेड। रिलेटिव को तो ऐड कर सकते हैं, पहले की परसेंटेज को तो ऐड कर सकते हैं। इवन दो द डेटा फ्रॉम विच दे वर ड्राइव, द डेटा फ्रॉम विच दे वर ड्राइव, द डेटा फ्रॉम विच दे वर ड्राइव, ये ड्राइव हुए जिस डेटा से, इवन दो डेटा फ्रॉम विच दे वर ड्राइव कैन नॉट आंसर बी, भले ये ऐड नहीं हो पा रहे, मगर इससे निकले हुए रिलेटिव तो जरूर ऐड हो जाएगी। इसलिए हम इंडेक्स नंबर में रिलेटिव चेंज पढ़ते हैं, क्योंकि रिलेटिव ऐड हो पाते हैं, रिलेटिव कंपेयर हो पाते हैं। तो रिलेटिव के अंदर दो क्वालिटी बताई, रिलेटिव कंपेरेबल है और रिलेटिव एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं, भले ही वो उस डेटा में से निकले जो आपस में ऐड नहीं हो सकते। समझे बात? पक्का? कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, बढ़े आगे। अब बोलता है भैया ये इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इससे एमसीक्यू कुछ भी बना है तो तुम लोग आराम से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से टिक लगा के आना, ठीक है। दिस अज्यूम्स दैट बोथ हैव इक्वल वेट। अब चढ़ी मस्ती, ठीक है, ऐसे बात करते करते ऐसे मस्ती मजाक करने लग जाता है थोड़ा बहुत। आओ देख लेते, कि मस्ती मजाक तो नहीं कर रहा, वो बड़े बहुत ज़्यादा ही पढ़ा देता है इंट्रो में। इंट्रो में इतना थोड़ी पढ़ाने का होता है यार। चलो देखो क्या बोलता है। तुम 2 परसेंटेज को ऐड कर रहे हो, 110 को और 105 को, तो तुम क्या बताना चाह रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि सबका वेट क्या है? इक्वल। अरे 12वीं कक्षा के अंदर पार्टनरशिप के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालने में अगर 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, ऐसा प्रॉफिट दे रखे हैं। तुमने सबको ऐड किया, चारों को ऐड किया प्रॉफिट को, चारों प्रॉफिट को, और 4 से डिवाइड कर दिया, तो उसको नाम क्या देते हैं तुम लोग? एवरेज प्रॉफिट। ये कौन सा एवरेज था? सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? सिंपल एवरेज। और तुम्हें ऐसा सिखाते थे कि अगर मान लो इसके साथ वेट भी दे रखा हो या ट्रेंड फॉलो करे तो वेट दे देना 1 2 3 4, ठीक है, ये सिखाते ना, वेट दे देना। तो बेटा वेट देने से क्या होता है कि सबकी इंपॉर्टेंस बदल जाती है। अगर मैं इनको वेट देकर 1 2 3 4 वेट दे दूँ, 1 लाख ही रहेगा, लेकिन 4 लाख का बन जाएगा 16 लाख बन जाएगा ना 4। हाँ, समझ में आती है बात? तो वेट तब दिया जाता है जब सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग हो। अगर सबकी इंपॉर्टेंस सेम हो, सेम, तो फिर कौन सा एवरेज निकालते हैं? सिंपल एवरेज। तुमने अभी इन दोनों को ऐड करके कौन सा एवरेज निकाला? सिंपल या वेटेड? तो अगर तुमने सिंपल निकाला तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? सिंपल निकाल के तुम सामने वाले को क्या बताना चाह रहे हो? देखो तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक, हाँ, एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है इसमें बोले बिना, मतलब मैंने बोला नहीं मगर उसका मीनिंग यही निकल रहा होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ना तुमने, अपन ने बोला नहीं है मगर उसका मीनिंग यही निकल रहा है, जो ये है, कोई बात समझे बात क्या बोला? मीनिंग वही निकल रहा है। ये जो छोटी बच्चे होते हैं चूही, इनमें क्या ना समझ होती है, इनमें अकल नहीं होती। देखो मैं जहाँ मार रहा हूँ ना वहीं आ रही है, आगे बोल रही है मार दो मेरे को। इमेच्योर है, मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर, छोटी चुहिया होती है इसमें मैच्योरिटी नहीं होती। आगे बोल रही है मार दो मेरे को, दम है ना, मार दो, लो मारो।
ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, और जो 11वीं वगैरह क्लास के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये लड़ने लग जाते हैं किससे भी, मैच्योरिटी कम होती है। समझदार बन जाओगे तो लड़ाई झगड़े में पड़ोगे ही नहीं, कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे। अगर तुम लड़ झगड़ रहे हो सबसे तो समझ लो मैच्योरिटी अभी कम है, मैच्योर होना बाकी है। हाँ, मैच्योर होना, ठीक है। बिना मतलब ये लड़ झगड़ रहे हो, ऐसा गलत चीज़ हो तो बोलना चाहिए, गलत चीज़ हो तो बोलना चाहिए, वो एक अलग बात है। कह तो रहा हूँ बार बार आएगी हो और आगे बोलेगी मार दो मेरे को। चलो बेटा तुम लोग यहाँ पढ़ो, ये बहुत इरिटेट करेगी, चप्पल पहनने काम आएगी, नीवी पहनेगा और चलेगा। आ जाओ बेटा तुम तो ये पढ़ो। अब देखो क्या हुआ, अगर तुमने ये ऐड किया तो तुम दुनिया को ये बताना चाह रहे हो कि ये दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो ये कह रहा है दिस अज्यूम्स दैट, इससे तुम ये अज्यूम कर रहे हो बोथ है इक्वल वेट, बट इफ वीट प्रोडक्शन इज ट्वाइस एज इंपॉर्टेंस एट कॉटन, अगर वीट की इंपॉर्टेंस कॉटन से डबल टाइम हो तो हम 2 और 1 का वेट दे देंगे। मतलब हम 110 को 2 का वेट देंगे और इसको 1 देंगे, ठीक है। वो वेटेड एवरेज तुम पढ़ चुके हो ना उसमें स्टैंडर्ड टेंडेंसी में, तब हम x लिखेंगे 110, उसके सामने वेट लिखेंगे 2, ये लिखेंगे 105, उसके सामने वेट लिखेंगे 1। चलो, द एवरेज रिलेटिव ऑब्टेन थ्रू दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द इंडेक्स नंबर। अब जैसे तुम लोग ये वेट दिए बिना सिंपल एवरेज करते हो या वेट देकर वेटेड एवरेज कर, जो भी तुम करते हो, सिंपल एवरेज करो या ये एवरेज करने का जो प्रोसेस है, एवरेज की बात कर रहा है, सिंपल या वेटेड की बात नहीं कर रहा। एवरेज करने का जो प्रोसेस है, एवरेज रिलेटिव ऑब्टेन थ्रू दिस प्रोसेस आर कॉल्ड, इन्हें इंडेक्स नंबर बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल तुम्हें दे रखे हैं इंडेक्स नंबर के, दोबारा इंडेक्स नंबर समझा रखा है डेफिनेशन, तो ये क्या था फिर, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। एन इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड। यहाँ बोला इंडेक्स नंबर एक कन्वीनियंट डिवाइस होता है, आर कन्वीनियंट डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ बोल रहा है इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड। रेशियो है ना, अरे ऊपर कैसे निकालता है इंडेक्स नंबर, 2 डिवाइड बाई 2.2 डिवाइड बाई, ये रेशियो तो है 2 टाइम पीरियड का रेशियो ना ये, ठीक है। तो बोलता है इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड आर इन्वॉल्व, डेफिनेशन में टिक लगा लेना। वन ऑफ विच इज द बेस पीरियड, बेटा ये बेस पीरियड है, ठीक है। द वैल्यू एट द बेस्ट टाइम पीरियड सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, ये स्टैंडर्ड पॉइंट की तरह काम करेगा। मतलब हर प्राइस के डिवाइड में क्या आएगा, बेस पीरियड, यानी कि 2 आएगा, बेस पीरियड की प्राइस आएगी, ठीक है। तो बेस पीरियड किसकी तरह काम करता है, सर्व एज, ठीक है। ये 2 है तो 2 सबको कॉमन बनाता है कि सब में कॉमन बात क्या है कि सबको 2 लेके निकाला गया है, इसलिए अब हर चीज़ क्या हो पाएगी, कंपेयर हो पाएगी। सारे बच्चे फाउंडेशन की एक कॉमन बात है, अब सब सारे बच्चों के रिजल्ट क्या हो पाएंगे। एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर को कौन कौन यूज़ करता है, क्या क्या एग्जाम्पल है, तो ये दे रखा है। एनएससी, एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका इंडेक्स, एनएससी का जो इंडेक्स होता है वो होता है निफ्टी 50, 12वीं कक्षा में पढ़े थे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, निफ्टी 50। एनएससी का इंडेक्स नंबर है निफ्टी। क्या मतलब, अगर तुम्हें जानना है शेयर मार्केट बढ़ा या कम हुआ, ठीक है, तो शेयर मार्केट बढ़ा या कम हुआ ये जानने के लिए तुम एक कंपनी के शेयर की प्राइस देख रहे हो, वो बढ़ी तो तुमने कहा बढ़ा, दूसरे की देखा तो कम हुआ, तीसरे की बढ़ रही है, कम हो रही है, कर रही है, कम हो रही है, किसी की बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है, इसकी बढ़ी, इस कंपनी की कम हुई, इसकी कम हुई, और पता ही नहीं पड़ रहा यार शेयर मार्केट क्या हुआ है। किसी शेयर की प्राइस तो बढ़ रही है, किसी शेयर की प्राइस कम हो रही है, तो कैसे पता पड़ूँ शेयर करूँ कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो अपन ने एक इंडेक्स बना दिया। किसने बनाया ये इंडेक्स, का नाम क्या रखा, निफ्टी नाम रखा। इसके अंदर अपन 50 कंपनी को लेते हैं, निफ्टी 50, 50 कंपनी, 50 सबसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, और वो कंपनी ऐसी होती है जो अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, अलग अलग फील्ड की, ठीक है। हाँ ऑब्वियस बात है ना, लिस्टेड कंपनी तो होगी, बिना लिस्टेड की तो हो नहीं सकती, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें आधी कौन सी कंपनी है, तो निफ्टी क्या करती है, कई सारी कंपनी में से कौन सी 50 कंपनी लेती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, नेशन की रिप्रेजेंटेटिव कंपनी, उनको लेती है,
उनके प्राइस के हिसाब से निफ्टी की प्राइस को फिक्स किया जाता है। अब निफ्टी जो निकलता है ना वो पर 100 में निकलता। जैसे यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई में 100 करते हैं ना, तो यहाँ पर दो प्राइस लेकर अपन 100 इंटू नहीं करते, अपन 1000 पर 1000 निकालते। पर 100 100 का मतलब सेंट होता है, सेंट 100 का मतलब क्या होता है, तो पर 100 को पर सेंट बोलते हैं, ठीक है। पर 1000 क्या बोलते हैं इसको, पर 1000। तो एक होता है पर सेंट यानी कि पर 100 और एक होता है पर 1000। तो निफ्टी की प्राइस पर 1000। बड़ी बड़ी चीज़ों की प्राइस ऐसे निकलती है, जैसे पॉपुलेशन हुआ, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर डेथ रेट बर्थ रेट निकालते ना, तो पर 1000 में निकाली जाती है, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन में निकाली जाती है, ठीक। पॉपुलेशन की डेथ रेट, बर्थ रेट, जो भी रेट है, लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब किस पे निकाला जाता है, पर 1000 से इंटू किया है। पढ़े हो कहीं भी ये बात? हाँ, कोरिलेशन में क्या होता है, डेथ रेट वगैरह कंपेयर करना होता है। तो कोरिलेशन में बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, डेंसिटी का मतलब बताया था और डेथ रेट वगैरह का मतलब बताया था। सब पर 1000 में निकलते, 100 में नहीं निकलते, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, एनएससी का, निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स होता है। अब तुमने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, निफ्टी इतने अंक बढ़ के इतना हुआ, इतने अंक बढ़ के इतना हुआ, अभी निफ्टी इतने हज़ार पे है, 5000 पे, 8000 पे, 10000 पे, ऐसा बताते हैं उसमें, ठीक है, न्यूज़ में। तो एक तो ये चीज़ हो गई निफ्टी। बीएसई फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, दलाल स्ट्रीट। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। तो इसका है निफ्टी, इसका है सेंसेक्स। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। दोनों इंडेक्स प्राइस को लेकर निकाले जाते हैं, प्राइस के इंडेक्स होते हैं। दोनों ही इंडेक्स नंबर कौन से इंडेक्स नंबर होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, दोनों ही, ये और ये। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब प्राइस लेने जाते हैं तो अगर तुम्हें होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालना है तो तुम होलसेल प्राइस लेकर आओगे मार्केट से, मतलब इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट करने जाते हैं प्राइस की, तो इन्फॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट करते हैं, होलसेल प्राइस की। और अगर ये निकाल रहे हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो या कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल रहे हो, या तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो या कॉस्ट ऑफ, तब जो अपन प्राइस लेने जाते हैं मार्केट में वो लेने जाते हैं रिटेल प्राइस। कौन सी प्राइस लेते हैं, रिटेल। यानी मार्केट में डेटा भी 2-3 तरह के होते हैं। आज प्राइस लेने जा रहा हूँ तो कौन सी लेना है, होलसेल लेना है या, डिपेंड करेगा मेरा पर्पस क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी तो कौन सी लूँगा प्राइस, रिटेल लूँगा, सिंपल बात। Relatives are derived because absolute number measured in some appropriate unit are often of the little importance and meaningless in themselves. रिलेटिव क्यों निकालते हैं, क्योंकि कह रहा है एब्सोल्यूट नंबर जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नंबर मेजर्ड इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट आर ऑफन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। क्योंकि एब्सोल्यूट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एब्सोल्यूट नंबर आर ऑफन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस एंड मीनिंगलेस इन देमसेल्फ, उसका कोई मीनिंग नहीं होता खास, इसलिए हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा बोला, इफ द मीनिंग ऑफ अ रिलेटिव फिगर रिमेन्स अनएम्बिग्यूअस, लेकिन रिलेटिव ही का ही कोई मतलब ना हो जब, तब क्या करते हैं, इट इज नेसेसरी टू नो द एब्सोल्यूट एज वेल एज। आज हमें पोलियो के अंदर ये जानना है कि कितने बच्चों ने नहीं पी पोलियो की बूंद, 2 बूंद, ठीक है, ये जानना। ऐसा बोला जाए कि भारत में तो सिर्फ पोलियो की दवाई ना लेने वाले 0.001% बच्चे, बस, ज़्यादा थोड़ी है। तो 0.001% कम होता है क्या, भारत है किस में आ गया अपन, पॉपुलेशन में, ठीक है। हर 1 सेकंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं ऑन एवरेज भारत में, 2 फिर 2 होते जा रहे, ठीक है। तो बेटा कहीं पे क्या होता है, जैसे अभी मम्मी ने कहा, कह रहे हैं सब्ज़ी वगैरह क्या चल रही है, क्या रेट चल रही है, सब्ज़ी लेकर आना ही है। मम्मी सब्ज़ी की प्राइस बढ़ गई है, मम्मी ने कहा कितने, 15.32%। मम्मी ने कहा ज़रा बेटे
इधर ज़रा भूत उतारती हूँ मैं। अपन क्या बोलेंगे कि मम्मी 30 रुपये था पहले, अभी 40 हो गया है, 10 रुपये ज़्यादा है, नवरात्रि चल रही है तो प्राइस बढ़ गई है, सब्जियों की फ्रूटों की प्राइस बढ़ गई है, फ्रूट महंगे आ रहे हैं। हाँ बेटा, तो तुम लोग समझे मैं क्या बोला? कहीं कहीं पे हमें कौन सी फिगर से मतलब होता है? एब्सोल्यूट। किससे मतलब नहीं होता? रिलेटिव से। आई बात समझ में? एब्सोल्यूट से मतलब होता है। एक बीमारी होती है डेंगू, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेंगी, डेंगी। खैर डेंगू बोलता हूँ मैं तुम्हें, डेंगी बोलूँगा तुम ऐसा बुरा मान जाओगे, रूठ जाओगे। तो डेंगू होता है, गुस्सा आ रहा है मार डालो इसको मैं। हाँ, जो डेंगू होता है, आ जाओ बेटा। अभी डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती है, पता है तुम्हें? तो डॉक्टर बोलता है इतनी हो गई है, अब उनको इतने लाख पे पहुँचना है, लाख पे पहुँचना होता है वहाँ, 1000 में हो गई होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, डॉक्टर परसेंटेज में बात करे, इतने परसेंट हो गई है, इतने परसेंट चाहिए, ये वो तो समझ में नहीं आया, ऊपर से जाए परसेंटेज। क्या परसेंटेज? याद रखना किसी एब्सोल्यूट फिगर से आई होती है, ठीक है। तो कोई परसेंटेज में बात करे ना, वो समझ में पता है कब आएगा? जब एब्सोल्यूट का थोड़ा नॉलेज हो, हमें थोड़ा एब्सोल्यूट का नॉलेज हो ना, तब हमें परसेंटेज समझ में आएगी। देखो मेरी बात सुनो, परसेंटेज कहाँ से आती है? एब्सोल्यूट से आती है। तो परसेंटेज के लिए एब्सोल्यूट बेस बनता है, बेस, ठीक है। तो जिनको एब्सोल्यूट की नॉलेज हो, बेस की नॉलेज हो, बेस की, तो उसे डेटा परसेंटेज में समझ में आने लग जाए। जिसे बेस के बारे में पूरा हवा हो रही है, कुछ पता ही नहीं है बेस के बारे में, समझे, उसे क्या ही परसेंटेज पता समझ में आएगा? आएगा समझ में? नहीं। आज मैं बोलूँगा इतना परसेंट है, इतना परसेंट होना चाहिए, कोई भी चीज़ के बारे में बोलूँ इतना परसेंट होना चाहिए, इतना परसेंट होना चाहिए, कार की प्राइस इतना परसेंट इतना होना चाहिए, मोबाइल की इतने परसेंट हो गई अभी प्राइस बढ़ के, तो तुम्हें थोड़ी पता पड़ेगा कितने परसेंट हुई। परसेंटेज तुम्हें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम्हें बेस पता नहीं है। इसीलिए ऐसा बोलता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, एब्सोल्यूट फिगर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। या रिलेटिव फिगर कैसी होती है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर, जो क्लियर ना हो, क्लियर पिक्चर ना दे। तो कभी कभी रिलेटिव हमें क्लियर पिक्चर नहीं देता, तो हम किसका सहारा लेते हैं? एज वेल एज रिलेटिव का ले रहे हो ना, उसके साथ किसका लो? एब्सोल्यूट का भी लो। Our discussion of index number is confined to various types of index number, their uses, the mathematical tests and the principle involved in the construction। हम इंडेक्स नंबर में सबकी बातें करेंगे, जो बातें यहाँ लिखी हुई है, टाइप्स की बातें करेंगे, हाँ ऊपर देख लिया अपने टाइप्स, यूसेज की बातें करेंगे, इसकी बातें हाँ करेंगे, बहुत बातें करेंगे। चलो आगे। इंडेक्स नंबर आई स्टडीड एयर बिकॉज सम टेक्निक फॉर मेकिंग फोरकास्ट और इन्फरेंस। हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं इंडेक्स नंबर? फॉर मेकिंग फोरकास्ट और इन्फरेंसेस अबाउट द फिगर आर एप्लीकेबल। छोड़ो यार, फॉरकास्ट और इन्फरेंस के लिए करते हैं अपन इसकी बात। इंडेक्स नंबर पढ़ के तुम लोग फॉरकास्ट भविष्यवाणी कर सकते हो, टेस्ट है इनका, छोड़ो खत्म, लास्ट। समझ गए? इंडेक्स नंबर पढ़ के किसकी बात कर सकते हो तुम लोग? ये काम कर सकते हो तुम लोग, कोई भी पर्सन क्राइम इंडेक्स नंबर देखे ना अगर, तो पता लगा सकता है कि अब क्राइम कितना बढ़ेगा और क्या रेट होगी उसकी, ठीक है। तो फॉरकास्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद इन रिग्रेशन एनालिसिस आइदर द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल और बोथ मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। चलो छोड़ो, ऐसे बोल रहा है रिग्रेशन एनालिसिस में कोई भी इंडेक्स नंबर के फॉर्म में हो सकता है, मतलब नहीं। दे आर लेस अनविल्डी देन लार्ज नंबर एंड आर रेडिली अंडरस्टैंडेबल। चलो बाहर में यार काम की बात कर लें, आ जाओ बेटा। दीज आर ऑफ टू ब्रॉड टाइप्स, सिंपल और कॉम्पोजिट। Simple index is computed for one variable, whereas composite is calculated for two or more variable। क्या मतलब है समझाऊंगा। अगर मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है किसका? प्राइस का। किसका निकालना है? प्राइस का। तो मेरे पास डेटा होने चाहिए, जैसे मान लो 2020 है, 2021 है, 2022 है, 2023 है, ऐसे डेटा होना चाहिए मेरे पास इसके। अब ये तो साल है। अब मेरे पास प्राइस है जैसे 2, ये प्राइस दे रखी। इससे जो इंडेक्स नंबर निकालोगे, इससे छोड़ रहा हूँ ना, बस खत्म। कौन सा इंडेक्स नंबर आएगा इससे? सिंपल।
और अगर ऐसा होता, इन्फॉर्मेशन ऐसी होती, अभी तो ये इन्फॉर्मेशन दिख रही, इन्फॉर्मेशन दिख रही, ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस, ये, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी होती कि मेरे पास प्रोडक्ट ए की प्राइस के साथ साथ बी की भी प्राइस होती, सी की भी होती, डी की भी होती, ऐसे ए बी सी डी की प्राइस होती। मान लो यहाँ पर इसकी बी की प्राइस है 100, 110, 108, 115, सर 110 के बाद 108 क्यों लिखा? अरे प्राइस है, कुछ भी हो सकती है। हाँ, इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूँ तो हर बार बढ़ेगी क्या? ये ज़रूर हो रही है। इस इंडेक्स नंबर ऐसे तो कहा है प्राइस बढ़ाओगे तभी स्टडी करूँगा मैं प्राइस की, नहीं तो नहीं करूँ। तो भाई इतने सबकी प्राइस होती तो फिर कौन सा यूज़ करते? कॉम्पोजिट, ठीक है, कॉम्पोजिट यूज़ करते। तो द कॉम्पोजिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 और मोर, 2 और उससे ज़्यादा वेरिएबल से कैलकुलेट करते हैं इसको। मोस्ट इंडेक्स नंबर कॉम्पोजिट इन नेचर होते हैं। कट गया, कॉम्पोजिट इन नेचर होते हैं मोस्ट इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल जिसमें एक ही वेरिएबल रहेगा, कॉम्पोजिट जिसमें एक से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अधिकतर इंडेक्स नंबर कॉम्पोजिट होते हैं। कैसे पता पड़ा अधिकतर कॉम्पोजिट होते हैं? अपन स्टडी जनरली ऐसे इंडेक्स नंबर की करते हैं। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला, ये पहला, कितनी कॉमोडिटी है यहाँ पर? कौन सा निकलेगा, सिंपल या कॉम्पोजिट? चलो आज कॉम्पोजिट से हो गए। हाँ बेटा बोल। हाँ, परसेंटेज में चेंज कर दिया सबकी प्राइस को, कॉमोडिटी। आज के लिए इतना, बाबा टेक केयर, बनाइए, आपका भी मंगल में।